डिजिटल पाठशाला में हम आपका स्वागत करते हैं। आज ऑनलाइन टीचिंग पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन करना पड़ा एकदम से, तो वहाँ शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा। लेकिन उसके कारण कहीं भी विद्यार्थियों की शिक्षा किसी प्रकार से बाधित ना हो, इसके लिए एक प्रयास किया गया कि ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की जाए और बच्चों को ई कंटेंट इस तरह से मुहैया कराया जाए कि उनके पठन पाठन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग का एकदम से आना और ऑफलाइन टीचिंग का स्थान ले लेना, ये अपने आप में बहुत ही चुनौती भरा कार्य है। तो इस चुनौती भरे कार्य से जुड़ी हुई क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या इसमें संभावनाएं हैं ऑनलाइन टीचिंग में, इसी से जुड़ी हुई बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं KRM DAV कॉलेज नकोदर के प्रिंसिपल डॉक्टर अनूप वत्स सिंह, जो अपनी विशेषज्ञता के साथ, अपनी महारत के साथ इस विषय पर अपने विचार रखेंगे और निश्चय ही हमें दिशा देंगे कि ऑनलाइन टीचिंग को हम किस प्रकार से सार्थक और बहुमूल्य रूप में अपना सकते हैं। तो सर का हम स्वागत करते हैं। सर बहुत सी NGOs के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो एक सार्थक प्रयास, एक सार्थक पहल सर की ओर से की जा रही है ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े हुए दिशा निर्देश देने के लिए। तब सर मैं आपसे पहले सवाल से जानना चाहूंगी कि ऑनलाइन टीचिंग दरअसल है क्या? हाँ मीनू, जैसे हम जानते हैं कि जब परंपरागत टीचिंग थी, जो ट्रेडिशनल पढ़ाने का ढंग था, वो एक खास परिवेश में होता था जिसे हम क्लासरूम कहते हैं। और उस क्लासरूम में विद्यार्थी और अध्यापक आमने सामने बैठकर पठन पाठन का काम करते हैं। विद्यार्थी एक भी हो सकता था, अनेक भी हो सकता था, और टीचर जो है अपने सीमित संसाधनों के साथ 1 to 1 उनसे रूबरू होकर उनको जब पढ़ाता था, वो एक परंपरागत टीचिंग का रूप है। और इसके बिल्कुल विपरीत जब हम देखते हैं कि अध्यापक और जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो दूर बैठे हैं, उनके बीच में भौतिक संबंध वैसे नहीं है, दूर कहीं बैठे हुए हैं, और वहाँ उन अध्यापक द्वारा उन विद्यार्थियों तक पढ़ाई कराने का जो ढंग है, जहाँ उन तक पहुँचने का जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जिसको हम साधारण भाषा में इंटरनेट भी कह सकते हैं, या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म है, उनकी सहायता लेकर जब अध्यापक अपने विद्यार्थियों तक पढ़ाने का प्रयास करता है तो उसे ऑनलाइन टीचिंग हम कहते हैं। और जो इसका ये कोई नया जो प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें उछाल जो है वो अभी देखते हैं हम वर्तमान समय में ही आया है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग में अध्यापक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विद्यार्थियों तक जिस तरह पढ़ाने का प्रयास करता है, उसे हम ऑनलाइन टीचिंग कहते हैं। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ऑनलाइन टीचिंग का जो एक विकल्प रखा गया है अभी सामने, वो वास्तव में किन किन विधियों के द्वारा उसको ऑनलाइन टीचिंग को किया जाता है? जी मीनू, ऐसा है कि अगर हम ऑनलाइन टीचिंग के, मुझे लगता है अगर उसको मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो है कि अध्यापक अपना जो भी बात कहना चाहता है वो विद्यार्थियों तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसमें विद्यार्थी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। उस प्रकार की जो ऑनलाइन टीचिंग होगी, उसको बेसिकली हम आज की भाषा में उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। उसका तरीका ये कर सकता है कि अध्यापक जो अपना उसका लेक्चर है वो उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, या उसको वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, कोई PPT प्रेजेंटेशन बना सकता है। किसी भी तरीके से अध्यापक अपनी जो बात कहना चाहता है उसको किसी भी रूप में, ऑडियो विजुअल दोनों में से, या दोनों को जोड़कर कोई इस प्रकार से कोई तैयार करता है माध्यम, और बच्चों तक पहुंच सकता है। जब हम ऑडियो की बात करते हैं तो एक साधारण तरीका है कि उसको अपनी बात को रिकॉर्ड करना और व्हाट्सएप के माध्यम से अपना ऑडियो लेक्चर बच्चों तक पहुंचा देना। अगर वीडियो की बात करते हैं तो घर पर बैठकर भी वीडियो बना सकता है, किसी स्टूडियो में भी बना सकता है, वो अपने किसी निजी जो YouTube चैनल बना रखा है तब, नहीं तो वैसे डायरेक्ट भी वो व्हाट्सएप पर उसको भेज सकता है। ये बहुत साधारण तरीके बता रहे हैं जो अध्यापक, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर विद्यार्थी को अपनी बात कहने के लिए जो एक परंपरागत तरीका है कि हम विद्यार्थी को नोट्स मुहैया करवाते हैं, तो वो टीचर अपने नोट्स बना सकता है, उनको वो कैमरे से स्कैन कर सकता है। आजकल हर कैमरे में हम देखते हैं कि स्कैनर की है, या उसका साधारण तस्वीर खींचकर भी उसको इकट्ठे करके एक PDF फाइल बनाकर या अलग अलग पेजेस के रूप में भी वो उसको प्रेषित कर सकता है।
और दूसरा तरीका है कि अगर ईमेल का साधन बच्चों के पास और अध्यापक दोनों के पास, जिसकी कि आजकल बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो उनके ऊपर बच्चों को अपना जो कंटेंट है, जो बात कहना चाहता है, वो ईमेल भी कर सकता है। उसके बाद आजकल देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर बच्चों के साथ लाइव हो सकता है। ये थे ब्रॉडकास्ट करने वाले, जिसमें बच्चों को इंटरेक्टिव बनाना है, जिसमें बच्चों को शामिल करना है कि बच्चे भी उस पठन में लाइव जो पार्टिसिपेट कर सकें। उसके लिए भी आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। ये जो हम प्रयास कर रहे हैं आप और हम मिलकर, इसमें हम कोई ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं कि जो बहुत प्रोफेशनल तरीके हैं उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। बहुत साधारण तरीके जो बच्चे जिससे वाबस्ता हैं, जो जानते हैं, और अध्यापक भी जिसके लिए कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं, उन माध्यमों की बात हम करना चाह रहे हैं। जिसमें एक इंस्टाग्राम बहुत अच्छा माध्यम है, एक वीडियो कॉल कर सकता है जिसमें सीमित संख्या में बच्चे उसके साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हम डुओ से, उसमें भी सीमित संख्या में बच्चे। लेकिन अगर बच्चों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं हम, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से हम ज्यादा बच्चों तक टीचर लाइव होकर अपनी बात कह सकता है। बच्चे भी उसमें अपनी बात से ठीक समय पर, उसी समय पर कह सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा साधारण प्रोग्राम जो है, एक प्लेटफॉर्म है, वो इजी क्लास नाम से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इसमें उसको अगर आप उसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे, इसको उसकी जो काम करने का ढंग है बहुत साधारण है। उसमें एक जनरेट करना है, आपने पासवर्ड कर लिंक अपने बच्चों के साथ शेयर करना है, बच्चों को एक टाइम पर देकर कॉल कर लेना है, क्लासरूम बन जाता है, वर्चुअल क्लासरूम जिसको हम कह सकते हैं। उस क्लासरूम में बच्चे एक निश्चित समय पर अध्यापक के साथ जुड़ जाते हैं, अध्यापक अपनी बात कहता है, विद्यार्थी अपने जो शंका है उनका समाधान उससे निश्चित समय में अवधि में लाइव कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई बात अपनी जिसको सुझाव रख सकते हैं। वो एक साधारण बहुत इजीली अवेलेबल टूल है हमारे पास इजी क्लास का। उसके बाद हम देखते हैं कि इजी क्लास के साथ साथ हमारे पास गूगल क्लासरूम का एक बहुत प्रचलित जो है टूल हमारे पास है। उसमें भी यही है, उसमें भी विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। और एक जो नया टूल है जिसके बारे में आजकल अखबारों में और कई जगह उसके बारे में थोड़ा सा शंका भी की जा रही है कि वो कितना इफेक्टिव है, कि वो सिक्योर है या नहीं, जिसको हम जूम मीटिंग कह रहे हैं। उसमें लगभग 90-100 विद्यार्थी तक पूरी की पूरी क्लास जो है बच्चों की अध्यापक के साथ जुड़ सकती है। उसके बाद हमारे पास जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम नाम से एक प्लेटफॉर्म है। ये मैं उन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये सबके सब अभी आज तक फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसके लिए बच्चों को कोई पैसा देना नहीं पड़ता। तो ये आमतौर पर कॉमन जो आजकल के जो बहुत प्रचलित प्लेटफॉर्म है उसका जिक्र मैंने किया। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से अध्यापक बच्चों के साथ एक तरफ या दोनों तरफ आमने सामने जुड़ सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म के जिक्र कर रहे हैं जो बच्चे और अध्यापक बिल्कुल फ्रीली असेस कर सकते हैं। जी सर। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इंटरनेट ने आज समय और स्थान की, देश और काल की दूरियों को दूर करके रख दिया है। तो ये ठीक है कि 90 बच्चों की, 100 बच्चों की क्लास को एक टीचर, एक शिक्षक एकदम से हैंडल कर सकता है, वर्चुअल क्लासरूम जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या उसका आउटकम, उसकी प्रभावशीलता उतनी ही रहती है जितनी कि एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग की? मीनू, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये जब टेक्नोलॉजी विकसित होना शुरू हुई थी, ये डिबेट तब से चल रहा है मैन वर्सेस मशीन, कि क्या मशीन जो है, मशीन से अभिप्राय टेक्निक से है, टेक्नोलॉजी से है, कि क्या वो मानव का पूरी तरह से विकल्प बन सकती है। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात चल रही है। दूर दराज कहीं डॉक्टर बैठा है और वो किसी बहुत हजारों किलोमीटर दूर ऑपरेशन जो है वो आदमी नहीं कर रहा, रोबोट कर रहे हैं। तो ये शिक्षा में भी जब बात इस टेक्निक की हो रही है तो ये सवाल बनना जायज है। जो मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी कभी भी मानव का पूरी तरह से विकल्प नहीं बन सकता।
और टीचिंग जैसे प्रोफेशन में मुझे लगता है कि इसको, और भारत जैसे विकासशील देश में इसको पूरा विकल्प बना देना अभी संभव भी नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद विद्यार्थी भी इस तरीके से आज पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे जहन में स्कूल का कॉन्सेप्ट है, कॉलेज का कॉन्सेप्ट है, विद्यार्थी का, अध्यापक का, 1-to-1 का। तो मुझे लगता है जो सामाजिक हमारी विविधता है उसको मद्देनजर रखते हम ये नहीं कह सकते आज की दौर में कि ये पूरी तरह उसका रिप्लेस कर देगा। लेकिन क्योंकि एक वैश्विक परिदृश्य में रहना है हमें, जब हम कहते हैं कि एक वैश्विक ग्लोब जो है पूरे एक गांव में सिमट कर आ गया है, और तो गांव में जो वैश्विक परिदृश्य में जो बातें हो रही हैं, अगर हम उसके लिए तैयार अपने आप को नहीं करेंगे तो कहीं पिछड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी बेशक हम इसका सीमित उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसके इस्तेमाल की जरूरत करनी पड़ेगी। और खास करके लॉकडाउन में हमने देखा जिस ढंग से एकदम ही हम बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, एकदम ही हम समझ नहीं आया कि क्या हुआ, स्कूल कॉलेज पूरा देश बंद करना पड़ गया। तो कैसे वो एग्जाम की तैयारी करवानी है, कैसे जो बाकी सिलेबस बच गया था उसको कैसे पूरा करवाना है, तो हमने देखा कि उसके लिए ये टूल्स काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। जी सर, तो समय के साथ कदम ताल करना बेहद जरूरी है। इसके लिए ऑनलाइन टीचिंग का विकल्प जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि उन दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ विद्यार्थियों की इंटरनेट की पहुंच नहीं है या इंटरनेट एक्सेस वो नहीं कर सकते हैं, वहाँ ये किस प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकता है, वहाँ इसकी प्रभावशीलता पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम टेक्नोलॉजी की जो सीमाओं की बात करते हैं या उनकी चुनौतियों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती खास करके ऑनलाइन टीचिंग में ये आ रही है कि हम हर जगह जो इंटरनेट की स्पीड है वो एक जैसी नहीं है। अभी आपने देखा कि जम्मू में कई महीनों तक इंटरनेट बंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा। अदरवाइज भी हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है देश की, उसमें एक जैसी समता नहीं है। कहीं स्पीड बहुत, खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं, भारत को कहा ही जाता है कि भारत का जो दिल है वो गांव में बसता है, और आज भी 60-65% जो जनसंख्या हमारी गांव में बसती है। तो वहां इस तरह की चुनौतियां निस्संदेह हैं कि अगर हम मेट्रोपॉलिटन की बात करें और एक दूसरे शहर की बात करें, कस्बे की और गांव की बात करें, तो ये जो विविधता है इसमें ये चैलेंज, ये चुनौती है। लेकिन जिस तरह से तकनीक जिसको बोलते हैं विकास के दावे कर रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर हम इसको काबू पा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात है कि इसका खर्चीला होना भी है साथ में, कि ये अगर आज कोई टीचर अपना टाइम देता है गूगल क्लास के लिए या जूम मीटिंग के लिए, तो उन सभी विद्यार्थियों को उस समय पर उनके पास नेट की उपलब्धता होनी चाहिए, उसके पास पैसे भी होने चाहिए वो नेट को रिचार्ज करवाने के लिए। ये चुनौतियां तो रहेंगी, पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद इन चुनौतियों का कोई ना कोई हम सकारात्मक जो है समाधान ढूंढ पाएंगे। जी, एक सवाल सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अध्यापन के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो बहुत से अध्यापक ऐसे भी हैं जो अभी तक तकनीक से उस हद तक जुड़े हुए नहीं हैं कि इन सारी तकनीकों का, ऑनलाइन टीचिंग का बड़े सशक्त रूप में प्रयोग कर सकें। जी, और विद्यार्थियों के पास भी उतने साधन नहीं हैं, उतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं, प्रिंटर नहीं है किसी के पास, हर कोई ये साधन अफोर्ड नहीं कर सकता है। जी। तो फिर इस तरह से ऑनलाइन टीचिंग को हम कितना प्रभावी मान सकते हैं? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि जहां अध्यापक भी हमारे बहुत सारे इस तरह की टीचिंग करवाने के लिए अभ्यस्त नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रूमिंग ऐसी नहीं हुई है, उनको ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरीके से जो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, खास करके ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं, उनके पास उसकी ना तो तैयारी है, ना जैसे आपने कहा कि उनके पास उस तरह के इक्विपमेंट्स हैं। एक अच्छा आईफोन नहीं है, आईफोन होने के अलावा या कोई और किसी किस्म का घर में प्रिंटर की जरूरत है तो हो सकता है उनके पास प्रिंटर ना हो। और कई जगह बिजली के कट्स इतने लंबे लगते हैं कि शायद वो सब बातें, फोन जब जरूरत पड़े तो शायद फोन प्रॉपरली चार्ज भी ना हो। तो वहां इसकी जो उपयोगिता के ऊपर एक बड़ा सवालिया चिन्ह लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि और आपने भी कहा कि समय के साथ कदम ताल करने के लिए ये नितांत आवश्यक है। और साथ में दूसरी मीनू मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि चाहे ग्रामीण परिवेश हो, कहीं दूर हो, एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी है तो उसके पास भी हम देखते हैं कि उसके पास आज एक अच्छा मोबाइल फ़ोन वो यूज़ करता है। हाँ जी। और उसके पास वो अगर उसका पढ़ाई के लिए इस्तेमाल ना भी करे, लेकिन व्हाट्सएप वो चलाता है, वो फेसबुक चलाता है, वो इंस्टाग्राम है। तो मुझे लगता है कि और बच्चे हमारे देखते हैं कि चाहे वो छोटे दुकानदार हों, कुछ हों, आजकल उन्होंने पेमेंट का जो मोड है वो डिजिटल करना शुरू कर दिया है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ लोगों के लिए हैं, ग्रामीण लोगों के लिए हैं, उनको भी तब तक वो योजनाओं का फायदा नहीं मिलता जब तक उनका बैंक में अकाउंट ना खुला हो। डायरेक्ट डीबीटी जिसको बोलते हैं, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। तो वो परिवर्तन आ रहा है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन समय के साथ इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बहुत पिछड़ जाएंगे। देखो, जब एक बच्चा किसी दूर गांव में बैठकर पुलिस अफसर बनने का सपना देखता है या आईएएस अफसर बनने का सपना देखता है, तो उसको वही एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जो बच्चा दिल्ली के किसी कॉलेज में बैठकर पढ़ता है या बेंगलोर या बॉम्बे के किसी कॉलेज में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वहां कोई नहीं पूछेगा कि आपने इन चुनौतियां थी तो इस करके उसको किसी प्रकार का उसमें कोई कंसेशन दे दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं होगी। तो चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन चुनौतियों के जब आप लॉकडाउन में आप मेरी बात से सहमत होंगे कि हम में से बहुत सारे टीचर्स भी तैयार नहीं थे, लेकिन एकाएक जब लॉकडाउन की बात हुई और ये यूनिवर्सिटीज ने मैंडेटरी किया कि आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी है, तो आप देखेंगे विद्यार्थियों ने भी बहुत इसमें तत्परता दिखाई और अध्यापकों ने भी, और बहुत सारे अध्यापकों ने और बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इसको स्वीकार किया है और बेशक चुनौतियों के साथ ही स्वीकार किया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। जी सर, तो जैसे जैसे चुनौतियां आती गई, समस्याएं आती गई, हम उन समस्याओं को चीरकर अपने लिए रास्ता बनाते गए। तो निस्संदेह एक कारगर, एक सार्थक प्रयास हो रहा है ये ऑनलाइन टीचिंग। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जब हम अध्यापन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं कि जब हम एक औपचारिक रूप में बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, एक कॉलेज में शिक्षा दे रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही है, वहाँ नैतिक मूल्यों का संवर्धन भी हो रहा है। तो क्या ये सब ऑनलाइन टीचिंग में संभव है? देखिए, बात सिर्फ नैतिक मूल्यों के संरक्षण या संवर्धन तक सीमित नहीं है। ये सवाल बार बार उठता है कि जब शिक्षा का हम कहते हैं कि जो उसका आधारभूत उद्देश्य क्या है, हम कहते हैं चहुमुखी विकास करना है, उसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उसका विकास करना है, बौद्धिक विकास करना है, तो क्या ऑनलाइन जो टीचिंग है ये क्या इसमें सक्षम है? बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा वाजिब सवाल है। ये सवाल प्रथम दृष्टा देखें तो शायद लगता है कि शायद ऑनलाइन टीचिंग ये काम करने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन अभी आपने डॉक्टर मीनू देखा होगा, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान ही बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, चाहे वो कसरत करने से लेकर, योगा करने से लेकर, क्रिएटिव आपकी जो अंदर कोई कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियल है, उनको डेवलप करने के लिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन। वो ठीक है कि एक विद्यार्थी जो ग्राउंड में बैठकर काम कर सकता है, कसरत कर सकता है, अपनी किसी स्पोर्ट्स के जो कैपेबिलिटीज हैं, उसको स्किल जो है उसको बहुत ज्यादा वो प्रशिक्षित कर सकता है। ये वैसा शायद करना ऑनलाइन में संभव ना हो, लेकिन जैसे कहा गया है कि जो टेक्नोलॉजी है या कोई भी चीज हो, उसके कहीं ना कहीं सीमाएं रहती हैं। तो वो उन बातों को डेवलप करने के लिए जो खास करके स्किल्स हैं, जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है, उसको करने के लिए टेक्नोलॉजी को मुझे लगता है अभी और विकसित करने की जरूरत पड़ेगी हमें। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। जी, एक बहुत सरपट भागती हुई गाड़ी को अगर एकदम से ब्रेक लगा दिया जाए तो जैसे उस गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है, उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारी जो टीचिंग चल रही थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो एक तरह से सेशन हमारा पीक पर था। जी, तो एकदम से उसमें वो ब्रेक ना लगे, उसके लिए हमने ऑनलाइन टीचिंग को चुना है कि वो एक शिक्षण में जो एक अबाध रूप से वो कार्य चलता रहे, तो उसके लिए ऑनलाइन टीचिंग एक सार्थक प्रयास है। लेकिन इसे और ज्यादा निखारा किस तरह से जा सकता है, इसके लिए आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे सर? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने बिल्कुल ठीक किया कि बिल्कुल क्लाइमेक्स पे था हमारा सेशन जब हमें ये चुनौती का सामना करना पड़ा। और जब चुनौती आती है तो
उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा कुछ समाधान निकालना पड़ता है जो उस परिस्थिति विशेष के लिए हो। लेकिन अगर इसको हमें निरंतरता में अपनाना है तो मुझे लगता है कि इसमें सरकारों को भी बहुत ज़्यादा सहयोग करना पड़ेगा कि उनको इस तरह का खास किस्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट चाहिए ऑनलाइन टीचिंग को सुनिश्चित करने के लिए, हर दरवाजे तक पहुंचने के लिए जिस किस्म का बहुत सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्निकल जो तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा विकसित हो, उसको विकसित करने की ज़रूरत है, जिसमें हो सकता है थोड़ा समय भी लगे। लेकिन साथ ही साथ जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको अपने स्तर के ऊपर भी ये काम बहुत तेजी से करने की ज़रूरत है, चाहे वो स्टाफ की ट्रेनिंग की बात है, चाहे वो बच्चों की ट्रेनिंग की बात है और अभिभावकों की भी ट्रेनिंग की बात है। क्योंकि अभी तक तो हम अध्यापक के तौर पर अभिभावकों को भी कहते थे, स्वयं भी कहते थे बच्चों को कि फ़ोन से दूर रहें, लेकिन अब हमको ये कहना पड़ेगा कि बच्चों को फ़ोन का सदुपयोग करने दें, सीमित समय में करने दें, और कैसे करना है उसके लिए बच्चों को और पेरेंट्स को भी तैयार होना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज में स्पेशल इस किस्म के मुझे लगता है कि हमें कार्यक्रम करने पड़ेंगे। और डॉक्टर मीनू, वैसे मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में बहुत इशारे के तौर पर कह रहा हूँ कि ये सभी प्रोग्राम वैसे काफ़ी देर से सरकार ने शुरू कर रखे थे, लेकिन उनका बहुत दूर तक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया या हमने बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं समझी है। मैं इशारे के तौर पर आपको बता सकता हूं कि यूजीसी ने स्वयं, एमएचआरडी ने स्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वयं प्रभा चैनल डीटीएच पर चल रहा है, जो 17 में लॉन्च किया राष्ट्रपति जी ने। उसके ऊपर हजारों के तादाद में ई कंटेंट पड़ा हुआ है। जो ऑल इंडिया रेडियो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी। और एकदम वो जो हाईली एडवांस्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट थे जो इसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन जब आपने कहा कि एक बाकी अगर इसको निरंतरता में उपयोग करना है तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, टीचर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और विद्यार्थियों को और अभिभावकों को भी मानसिक रूप से इसके लिए सजग सतर्क करना पड़ेगा। और यही एक तरीका है कि हमारे विद्यार्थी वैश्विक परिदृश्य में मजबूती से जो वैश्विक चुनौतियां उसका सामना कर पाएंगे। तो चुनौती तो निश्चय ही हमारे सर पर आई है, तो लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आती है कि हौसला मत हार, गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इन्हीं मुश्किलों से ही हम बहुत कुछ सीख कर निकलेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, हमारे विद्यार्थियों को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अनूप वत्स जी का, और साथ ही मैं प्रिंसिपल साहब के लिए एक यही शब्द कहना चाहूंगी कि सर ने ज्ञानवर्धन की दिशा में जो मूल्यवान बातें कही हैं वो निश्चय ही हमारे लिए इतनी प्रेरक हैं कि हम आज ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट भी करें और इसके साथ साथ कदम ताल करते हुए अपने आप को वक्त के साथ जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत धन्यवाद।